हेलो, स्वागत है आपका वीपीएस की ऑनलाइन क्लासेस पे। मैं शशि खंडेलवाल आपको गणित विषय का अध्ययन कराऊंगा और जो आज मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ वो क्लास 10 के लिए ले रहा हूँ। तो चलिए क्लास 10 के लिए जो अपन लोग जो टॉपिक लेते हैं वो आपकी एक्सरसाइज 3 लेते हैं जिसका नाम है बहुपद। जिस टॉपिक का नाम है बहुपद, तो बहुपद का अध्ययन अपन ने 6 क्लास से करते आ रहे हैं और वो अध्ययन अपन यहाँ तक भी जारी रखेंगे। तो आपका जो 10वीं क्लास में जो बहुपद है उसके बारे में मैं आपको अध्ययन के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ सिखाऊंगा कि द्विघात समीकरण, क्योंकि जो आपका जो चैप्टर है बहुपद उसमें जो सबसे ज़्यादा जो यूज हुआ है वो द्विघात समीकरण का यूज हुआ है और द्विघात समीकरण को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर वीपीएस स्कूल की क्लासें जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ले रहे हैं तो कुछ वर्ड्स मैं आपको इंग्लिश में भी यूज करूंगा तो उनको भी आसानी से चैप्टर समझ में आ जाएगा। अब अगर आपको क्लास 10 के लिए बहुपद चैप्टर समझना है तो आपको जो जितने क्लास 10 के जो जितने क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं, तो आपको द्विघात समीकरण अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपकी द्विघात समीकरण अच्छे से क्लियर हो जाएगी तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे कंसेप्ट और बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि द्विघात समीकरण के जो अपन आगे शून्यांक निकालेंगे वो द्विघात समीकरण का अगर अपन को पूरा नॉलेज नहीं होगा तो अपन लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि द्विघात समीकरण क्या होती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि द्विघात समीकरण का मतलब होता है ऐसी समीकरण जिसमें अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम घात कितनी होती है, 2। चाहे वो समीकरण कितनी पदों की हो उससे कोई मतलब नहीं, बस इतना होना चाहिए कि जो समीकरण जो अपनी चल रही है उसमें अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, एक समीकरण लिखता हूँ और बताता हूँ कि वो द्विघात समीकरण क्या होती है, इसकी कंडीशंस क्या होती है। तो आइए हम देखते हैं। अगर आपको x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 दिखे, अगर आपको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 दिखे तो ये एक द्विघात समीकरण है। बस इस द्विघात समीकरण के लिए एक कंडीशन है, वो क्या है कि यहाँ पे इफ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहाँ पे a का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी द्विघात समीकरण है। मतलब कि यहाँ पे आपको पद 3 दिख रहे हैं लेकिन इस पद में आपको घात अधिकतम घात कितनी दिख रही है, 2, और ये अधिकतम घात 2 दिख रही है, इसीलिए क्या है, द्विघात समीकरण है। इसीलिए क्या है, द्विघात समीकरण है। बस एक की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ कि एक की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी b की वैल्यू 0 हो सकती है, सी की वैल्यू भी 0 हो सकती है, बाकी एक की वैल्यू माइनस भी हो सकती है, एक की वैल्यू जो भिन्न रूप होते हैं ना बट्टे वाले जिसको अपन लोग फ्रैक्शन बोलते हैं उसमें भी हो सकती है। बस कंडीशन एक ही होनी चाहिए कि एक की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर देखो एक की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, सुनना मेरी बात, अगर एक की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ मैं एक की जगह 0 ही तो रखूंगा और इसके साथ x² और यहाँ बार bx की वैल्यू मैंने बताई नहीं और c की भी मैंने नहीं बताई। जब 0 x² से मल्टीप्लेक्शन होगा तो 0 ही तो आएगा, जब 0 x² से गुणा होगा तो 0 ही तो आएगा, क्योंकि कोई भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं 0 आता है, प्लस bx प्लस c प्लस bx प्लस c। तो क्या ये जो समीकरण बनी है ये bx प्लस c बनी है, क्या ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, क्या द्विघात समीकरण बनी? जी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि इस समीकरण की अधिकतम घात कितनी हो गई, 1 हो गई, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं बनी। इसलिए हमने कहा था कि द्विघात समीकरण वही होती है जिसकी अधिकतम घात 2 होती है, लेकिन वो किस फॉर्म में होती है, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बस यहाँ पे मैंने ये कहा था कि एक की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया 2x² प्लस 3x प्लस 4, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया और ये मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये द्विघात समीकरण है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आप कहेंगे सर ये द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्यों देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है आपकी, a की वैल्यू आपकी 2 है, b की वैल्यू कितनी है आपकी, b की वैल्यू आपकी 3 है और c की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है, c की वैल्यू कितनी है 4 है। बस मैंने कंडीशन तो एक ही बताई थी, यहाँ अधिकतम घात 2 है, एक की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू कितनी है 4 है। तो क्या एक की वैल्यू 0 हुई, क्या एक की वैल्यू 0 नहीं हुई, इसलिए ये द्विघात समीकरण होगी। तो कुछ एग्जाम्पल्स माध्यम से मैं आपको और समझाना चाहता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स और लेता हूँ मैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 2x² माइनस 3x
प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? जी ये द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है। कैसे है? देखो यहाँ a की वैल्यू कितनी है? 2 है, b की वैल्यू कितनी है? -3 है, और c की वैल्यू कितनी है? 4 है। c की वैल्यू कितनी है? 4 है। हाँ मुझे पता है कि आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर b की वैल्यू माइनस की आ गई, तो मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था कि b की वैल्यू माइनस की नहीं आ सकती। मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि a की वैल्यू है ना वो सिर्फ माइनस में, a की वैल्यू वो 0 नहीं हो सकती। बाकी मैंने कहा ही नहीं था कि वो कुछ और नहीं हो सकती। मैंने कहा था कि बट्टे वाली भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बस a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। एक एग्जांपल हो लेता हूं, ये एग्जांपल आप देखना, एक एग्जांपल हो लेता हूं कि -2, ये माइनस है, 2x स्क्वायर -3x -5 बराबर 0। ये आपके सामने द्विघात समीकरण है। क्या ये है द्विघात समीकरण है? और मैंने कह दिया है, तो आप भी मान रहे हो है, लेकिन क्यों है वो बात करते हैं। क्या यहाँ a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू -2 है, b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू -3 है, और c की वैल्यू कितनी है? -5 है। तो मैंने ये भी नहीं कहा था कि a b c की वैल्यू माइनस नहीं हो सकती। मैंने तो ये कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म में होनी चाहिए। बाकी a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल और लेता हूँ, एक एग्जांपल मैंने आपके लिए लिया कि साहब, एक एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या आप देख के बताइए ये द्विघात समीकरण है क्या? आपने सोचा, कुछ बच्चों ने कहा कि द्विघात समीकरण नहीं है, कुछ बच्चों ने ये भी कहा होगा कि द्विघात समीकरण है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज हैं, ऑनलाइन क्लासेज के लिए हमें ये पता नहीं होता कौन बच्चा क्या बता रहा है। तो कुछ बच्चों ने ये भी कहा होगा कि ये द्विघात समीकरण है, कुछ ने ये भी कहा होगा कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? तो मैं कहता हूँ कि ये द्विघात समीकरण है। कैसे है देखना, a की वैल्यू क्या है? 2 है, b की वैल्यू कितनी है? अब कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे सर b की वैल्यू 3 है। जी ये b की वैल्यू नहीं है, b की वैल्यू तो 0 है। ये c की वैल्यू कितनी है? 3 है। c की वैल्यू 3 है। सर b की वैल्यू 0 कैसे हुई? तो आप एक चीज और ध्यान दे लो कि हमेशा जो अक्ष स्क्वायर का जो गुणांक होता है ना, अक्ष स्क्वायर का गुणांक, अक्ष स्क्वायर का गुणांक हमेशा क्या होता है? a होता है। और जो अक्ष का जो गुणांक होता है ना, अक्ष का गुणांक, वो हमेशा क्या होता है? b होता है। और जो ये बच गया c, अलग से कोई संख्या दिखेगी, वो क्या होता है? c। तो आप इतना ध्यान रखो कि अक्ष स्क्वायर का गुणांक a, अक्ष का गुणांक b होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखा कि अक्ष स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो ये हमेशा a की वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ अक्ष का गुणांक है ही नहीं, अक्ष का गुणांक नहीं है, लेकिन ये अच्छा बच गया, तो c हो गया, तो अक्ष का गुणांक नहीं है, तो ये क्या होता है? 0 होता है। कैसे होता है कि ये समीकरण ऐसे थी, ये जो समीकरण ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। कैसे? जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 3 बराबर 0। इसको मैं कैसे लिखता हूँ? 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 3। देखो ऑटोमेटिक हो रहा है ना, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू कितनी? 0, और c की वैल्यू कितनी? 3। ये आपको अच्छे से द्विघात समीकरण समझ में आएगा। तो मैंने आपको द्विघात समीकरण के बारे में अध्ययन करवाया, जो कि आपके कुछ एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आपकी जो 3.1 है उसकी बात करता हूँ, उसमें शून्यांक पूछे और संबंध की सत्यता की जांच पूछी है। तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। जिसको नोट डाउन करना है वो वीडियो को रोक लें, या वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसको तो मैं अभी मिटा देता हूँ। आपको अगर नोट डाउन करना है तो वीडियो को रोक लें, पॉज कर लें, या वीडियो को जहाँ चल रहा है जो उतारना है वो स्क्रीनशॉट लेके आप लोग उतार सकते हैं। अब अपन लोग आगे बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। तो आपके जो 3.1 है उसमें आपको क्या कहता है कि द्विघात समीकरण की सत्यता की जांच करनी, किन की? गुणांकों की, जो आपके शून्यांक जो आते हैं ना उनकी। तो कैसे करनी है वो मैं बताता हूँ। जैसे आपको कोई समीकरण देता हूँ मैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पहले ये देखो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो आपकी जो 3.1 है उसमें आपके शून्यांकों की संबंध की सत्यता जांच करनी। तो संबंध की सत्यता जांच कैसे करनी है? अगर आपको डायरेक्ट द्विघात समीकरण दिखे तो मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ अलग से, वो देखना। अगर आपको ये पूछे कि आपको कोई द्विघात समीकरण दे और आपको ये कहे कि शून्यांकों का गुणनफल डायरेक्ट निकालना है, आपने इस समीकरण से शून्यांक दूसरे तरीके से निकलते हैं। शून्यांक निकालना मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको शून्यांक पूछे नहीं, आपको द्विघात समीकरण देके शून्यांक नहीं पूछे, आपको डायरेक्ट ये पूछे कि ये पूछे कि जो ये शून्यांक होते हैं, शून्यांक जो शब्द है शून्यांक, आपको पूछे शून्यांकों का गुणनफल,
या आपको पूछे शून्यांकों का योगफल, तब बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपको शून्यांक नहीं पूछ रहा हूं। शून्यांक पूछेंगे तब तो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। आपको ये पूछ रहा है कि शून्यांकों का गुणनफल निकालना हो या शून्यांकों क्या निकालना हो, योगफल। तो देखो शून्यांकों का योगफल निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं। देखो इसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अगर शून्यांकों का गुणनफल निकालना है तो इसको बोलते हैं अल्फा डॉट बीटा, ये होता है सी अपॉन ए, ये होता है सी अपॉन ए। मतलब आपको ये द्विघात समीकरण दिए, ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी ए की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। ठीक है, अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ अपन को सिर्फ शून्यांकों का गुणनफल निकालना है, तो अपन को पता है यहाँ अल्फा डॉट बीटा निकाला, यहाँ सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू यहाँ पे 4 है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, 2 का 4 में भाग आता है कितना आता है, 2 आता है। तो ये तो हो गया शून्यांकों का गुणनफल। बात करते हैं शून्यांकों के योगफल की। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस तो पहले से है, अब बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 3 है, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपकी कितनी है 2 है। तो ये क्या आ गया, शून्यांकों का योगफल। देखो ये तो आपको डायरेक्ट करना था, शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योगफल। अब देखो आपको ये नहीं समझ में आया कि सर अगर ये द्विघात समीकरण दी है और हमको डायरेक्ट ये पूछ ले कि शून्यांक कैसे निकालते हैं, तो देखो आगे आपके इसके बारे में 3-4 विधियां भी है। आप गुणनखंड विधि पढ़ोगे जिसे फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, आप पूर्ण वर्ग विधि पढ़ोगे जिसे परफेक्ट स्क्वायर मेथड बोलते हैं, आप सिद्धाचार्य विधि भी पढ़ेंगे। तो मैं अभी आपको डायरेक्ट इसका फैक्टराइजेशन करके और आपको शून्यांक निकालना सिखाता हूं। सबसे पहले क्या करना, आपकी जो आर बार की जो संख्या होती है, अपनी जो लोकल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं थोड़ी सी, जो अपनी आर बार की संख्या होती है, मतलब ये जो ए वाली और ये आपकी क्या सी वाली, इसको क्या करना है, गुणा करना है। इसको क्या करना है, गुणा। तो 2x स्क्वायर को 4 से गुणा किया तो कितना आया, 8x स्क्वायर। इधर अलग से लिख लेना, और इस ये प्लस तो प्लस का ही होगा ना, ठीक है। और ये जो बीच वाला है ना, ये बीच वाला, इसको यहाँ पे लिख लेना, इसको यहाँ पे लिख लेना। अब आपको ऐसी दो संख्या सोचनी है, ऐसी दो संख्या सोचनी है जिनको जोड़े या घटाएं, ऐसी दो संख्या सोचनी है जिनको या जोड़े या घटाएं तो आना चाहिए 3x, जिनको जोड़े या घटाएं तो कितना आना चाहिए 3x, और उन्हीं संख्या को गुणा करें तो कितना आना चाहिए 8x स्क्वायर। तो ऐसी कोई संख्या है नहीं, तो इसका शून्यांक ऐसे अपन लोग नहीं निकाल सकते, ऐसे अपन लोग नहीं निकाल सकते। तो डायरेक्ट शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योगफल निकालते हैं। अब जो शून्यांक निकालने के लिए आपको कोई और समीकरण लेनी पड़ेगी, तो वो मैं समीकरण लिख देता हूं, क्योंकि इस समीकरण का डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड से शून्यांक नहीं निकाल सकते। निकाल तो सकते हैं लेकिन आपको सिद्धाचार्य से निकाल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं समीकरण सोच लेता हूं, 2x स्क्वायर, आपको 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इस समीकरण से अपन लोग शून्यांक निकाल सकते हैं। तो ये समीकरण देखते हैं, इस समीकरण का क्या है। तो देखो इस समीकरण में आपकी a की वैल्यू कितनी है 2 है, b की वैल्यू कितनी है 4 और c की वैल्यू कितनी है 6। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, r बार की संख्या को क्या करना है, गुणा। मैंने कहा था कि r बार की संख्या को गुणा करना, तो कितना आया 12x स्क्वायर, बीच में संख्या कितनी है 4x, बीच में संख्या कितनी है 4x। तो आपको ऐसी दो संख्या सोचनी है जिनको जोड़े या घटाएं, ऐसी दो संख्या सोचनी है जिनको जोड़े या घटाएं, तब तो कितना आना चाहिए 4x, तब तो कितना आना चाहिए 4x, और उन्हीं संख्या को गुणा करें, उन्हीं संख्या को क्या करें गुणा, तब कितना आना चाहिए 12x स्क्वायर, तब कितना आना चाहिए 12x स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ कि 6x में से अगर मैं 2x घटा दूं, 6x में से मैं 2x घटा दूं तो कितना आता है, 6x में से देखो मैं यहाँ माइनस लिखना चाहता हूँ, थोड़ा सा यहाँ माइनस लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ माइनस लिखूंगा तो ये माइनस का हो गया। तो 6x में से 2x घटा दूं कितना आता है प्लस का 4x, और 6 को मैं 2 से गुणा करता हूँ तो कितना आता है 12x स्क्वायर। किसका आता है, माइनस का आता है, किसका आता है माइनस का आता है। तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, सबसे पहले कि मैंने क्या किया कि इसके टुकड़े क्या हो गए, आपका इसका टुकड़ा ये क्या था माइनस का 12x स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने क्या किया था 6x माइनस 2x, तो इसके टुकड़े हो गए 6x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। अब देखो ये 4 पद बन गए, तो यहाँ पे दो का क्या बनाना है पेड़, तो यहाँ पे मैंने कॉमन लिया 2x, कॉमन लिया 2x, तो ये हो गया x प्लस 6, और यहाँ पे मैंने 2x कॉमन लिया तो x प्लस 3, यहाँ पे मैंने माइनस 2 कॉमन लिया तो ये हो गया x प्लस 3 बराबर 0। तो इसको मैंने, ये दोनों सेम है तो इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, x प्लस 3 बराबर 0, और इसको मैं लिख दूंगा
इसको मैं लिख दूंगा 2x माइनस 2 बराबर 0। इनको मैं क्या अलग अलग कर देता हूँ, इसको तो मैं x प्लस 3 बराबर 0 कर दूंगा, इसको मैं 2x माइनस 2 बराबर क्या कर दूंगा 0 कर दूंगा। और ये तो हो गया x बराबर माइनस का 3, और ये हो गया 2x बराबर 2, और ये हो गया 2x बराबर 2 बटा 2, और ये 1। ये जो आपके 2x की वैल्यू आई ना, यही होते हैं शून्यांक। लेकिन ये शून्यांक को डायरेक्ट योगफल पूछे ना और डायरेक्ट गुणनफल पूछे तब ये करना है, और शून्यांक पूछे तो आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है, आपको शून्यांक का जो गुणनखंड मेथड है वो लगाना है। अब जो आपका जो पहला सवाल हो क्या दिया है कि सत्यता की जांच करनी, तो वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा तो आप नीचे कमेंट करके जो बताएं, वीडियो को लाइक करें, और जो वीडियो हैं जो वीपीएस क्लास से और क्लास से भी चल रही हैं आप उनको भी विजिट करें और देखें, और बच्चे जो आपके मित्र हैं, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, उनको वीडियो शेयर करें, और अधिक से अधिक कहें कि ये यूट्यूब चैनल है वीपीएस का, यहाँ पे रेगुलर क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन, तो वो भी उन क्लासों को विजिट करें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।